Paul, listen to me. It wasn't gonna work. I don't even like dogs! What we want is so opposite. It would have never worked. Just get my things now. We could still be friends. I'm sorry, Paul. दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। जहाज बचे हुए लोगों को वापस उनके घर ला रहे थे। सार्जेंट पॉल सुटन बंदरगाह पर उतरता है। उसकी एक छोटी सी इच्छा थी, अपनी पत्नी बेटी के साथ एक परिवार बसाने की। युद्ध पर जाने से ठीक पहले उसने बेटी से शादी की थी। पॉल उम्मीद भरी मुस्कान के साथ भीड़ में अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। धीरे धीरे चारों तरफ देखता है, सोचता है शायद फूलों और बैनरों की भीड़ में कहीं दिखाई न दी हो, लेकिन नहीं, बाकी सभी लोगों को उनके अपने मिल चुके थे। सिर्फ पॉल अकेला वही खड़ा रह गया, जहाँ बाकी लोगों की घर वापसी शोरगुल और खुशी से भरी थी। वही पॉल के आसपास अजीब सा सन्नाटा था। अब उसे समझ आ गया था, बेटी उसे लेने नहीं आई। वो उसी घर की तरफ चल पड़ता है जहाँ युद्ध पर जाने से पहले वे दोनों साथ रहते थे। रास्ते में वो अपने गले में पड़े उस लॉकेट को छूता है जिसमें बेटी की तस्वीर थी। वो दरवाजा खोलता है। अंदर बेटी हल्के हरे रंग के कपड़ों में खड़ी थी। पॉल को देखते ही वो चौंक जाती है, फिर दौड़कर उसकी तरफ आती है और उसे गले लगा लेती है। बेटी कहती है कि उसे नहीं पता था कि पॉल आज घर लौट रहा है। ये बात पॉल को हैरान कर देती है, क्योंकि अपने पूरे 4 साल के युद्ध के दौरान उसने लगभग हर दिन बेटी को चिट्ठियां लिखी थी, अपने आने की तारीख भी बताई थी। शर्मिंदगी के साथ बेटी बताती है कि उसने पॉल की चिट्ठियां पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि उनमें लिखे युद्ध के भयानक दृश्य उसके लिए सहन करना मुश्किल थे। अपने बचाव में वो पॉल को एक संदूक दिखाती है जो बंद लिफाफों से भरा हुआ था। पहली कुछ चिट्ठियों के बाद उसने बाकी कभी खोली ही नहीं थी। ये बात पॉल को अंदर तक तोड़ देती है। युद्ध के मैदान में अपनी पत्नी को चिट्ठियां लिखना उसके जीने का सहारा बन चुका था। फिर भी वो अपना दर्द निगल लेता है और बेटी को माफ कर देता है, क्योंकि उसे बस प्यार चाहिए था। लेकिन बेटी तुरंत पैसों की बात करने लगती है। वो बताती है कि उसने पॉल की पुरानी कंपनी से बात कर ली है और वे उसे दोबारा नौकरी पर रखने को तैयार है। लेकिन पॉल अब चॉकलेट बेचने का काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कि उसने अपनी चिट्ठियों में अपने सपनों के भविष्य के बारे में लिखा था, एक ऐसा घर जो बच्चों की आवाजों से भरा हो और ऐसी सुबह जो सुकून से शुरू हो। लेकिन बेटी ने वो चिट्ठियां कभी पढ़ी ही नहीं थी। बेटी सिर्फ पैसों और आराम की बात करती है। वो जोर देती है कि पॉल फिर से चॉकलेट बेचना शुरू करे, क्योंकि उसके हिसाब से ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। आखिरकार पॉल हार मान लेता है और उसकी बात मान लेता है। उस रात दोनों का मिलन होता है। सुबह होते होते पॉल फिर से वर्दी में होता है। वो सोती हुई बेटी के माथे पर चुंबन करता है और सैक्रामेंटो के लिए निकल पड़ता है। अब उसे फिर से चॉकलेट बेचने का काम करना था। ट्रेन में उसकी नजर एक खूबसूरत लेकिन परेशान सी लड़की पर पड़ती है, जो ऊपर की रैक से अपना सूटकेस उतारने की कोशिश कर रही थी। अचानक सूटकेस गिर जाता है, सामान बिखर जाता है। उसी में से एक तस्वीर का फ्रेम भी गिरकर टूट जाता है, जिसमें वो लड़की अपने पिता के साथ थी। एक सच्चा सैनिक होने के नाते पॉल मदद के लिए उठता है। ट्रेन के झटके से दोनों लड़खड़ा जाते हैं और पॉल बेतरतीब ढंग से उसके ऊपर गिर पड़ता है। अगले ही पल वो लड़की पीली पड़ जाती है और पॉल की वर्दी पर उल्टी कर देती है। पॉल को कोई गुस्सा नहीं आता। वो जानता था कि ये बस एक हादसा था। वो बिना कोई शिकायत किए बाथरूम में जाकर अपनी वर्दी साफ कर लेता है। अपनी सीट पर लौटकर पॉल सो जाता है। नींद में उसे युद्ध के भयानक सपने आते हैं। वो चौंक कर जागता है, लेकिन वो खूबसूरत लड़की अब वहाँ नहीं थी। पॉल सैन फ्रांसिस्को में उतरता है ताकि सैक्रामेंटो के लिए बस पकड़ सके। किस्मत से वही लड़की उसे फिर मिल जाती है। वो हैरान होती है कि पॉल सैक्रामेंटो के लिए बस क्यों ले रहा है, जबकि ट्रेन भी उसी शहर से होकर जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रेन में हुई अफरातफरी के दौरान उनके टिकट आपस में बदल गए थे। लड़की को बुरा लगता है कि उसकी वजह से पॉल को इतनी परेशानी हुई, लेकिन पॉल मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अपना नाम बताती है, विक्टोरिया अर्गोन। वो पढ़ाई कर रही है और अपने परिवार के नापा वैली स्थित अंगूर के बाग वाले घर जा रही थी। तभी 2 नशे में धुत आदमी आते हैं और विक्टोरिया को परेशान करने लगते हैं। पॉल की सिपाही वाली आदत जाग जाती है। वो देर नहीं करता और उन लोगों को आड़े हाथों लेकर पीट देता है। इससे तीनों को बस से बाहर फेंक दिया जाता है। पॉल सड़क के किनारे अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है। तभी उसे विक्टोरिया दिखती है, जो सड़क के बीच में अपने सामान के साथ बैठी है। देखता है कि वो रो रही है। पॉल पूछता है क्या हुआ। विक्टोरिया बताती है कि वो घर जाने और अपने पिता से मिलने से डर रही है, क्योंकि वो गर्भवती है। एक प्रोफेसर ने उसे गर्भवती किया और फिर छोड़कर चला गया। कोई जिम्मेदारी नहीं ली। विक्टोरिया को लगता है कि अगर वो बिना पति के घर गई तो उसके पिता उसे घर से निकाल देंगे। पॉल उसकी और उसके बच्चे की मदद करना चाहता है। वो एक योजना बताता है। वो एक रात के लिए उसके पति बनने का नाटक करेगा ताकि विक्टोरिया बिना
बदनामी के घर जा सके। पॉल मानता है कि वो शादीशुदा है और कहता है कि ये नाटक अगले दिन खत्म हो जाएगा। विक्टोरिया मजबूर और सतर्क होते हुए मान जाती है। जैसे जैसे वो अंगूर के बाग के पास पहुंचते हैं, पॉल को पहाड़ियां दिखती है जो बादलों के ऊपर सूरज की रोशनी में नहाई हुई है। इसकी सुंदरता देखकर पॉल की सांस रुक जाती है। विक्टोरिया बताती है कि उनका परिवार इस जमीन को लास न्यूबेस यानी बादल कहता है। अंदर जाने से पहले पॉल एक चॉकलेट के टुकड़े से अंगूठी निकालकर विक्टोरिया की उंगली में पहनाता है। फिर अपनी उंगली में भी ये शादी की अंगूठियों की जगह थी। अचानक बंदूक की गोली की आवाजें आती है। दोनों छुप जाते हैं, लेकिन घबराहट तब पिघलती है जब विक्टोरिया देखती है कि बंदूक उसके पिता के हाथ में है। अल्बर्टो यानी विक्टोरिया के पिता गुस्से और हैरानी से फट पड़ते हैं जब विक्टोरिया पॉल को अपने पति के तौर पर मिलवाती है। वो घर की तरफ तूफानी अंदाज में जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज देते हैं। घर के सब लोग और नौकर अल्बर्टो के शोरगुल की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बावजूद सब विक्टोरिया को खुशी से गले लगाते हैं क्योंकि वो आखिरकार घर लौट आई थी। अल्बर्टो के गुस्से के बाद विक्टोरिया अपनी शादी की खबर भी बताती है। परिवार में सब हैरान है। अल्बर्टो का गुस्सा और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि पॉल जिंदगी के लिए चॉकलेट बेचता है। लेकिन घर की औरतें यानी विक्टोरिया की माँ मैरी और दादी ग्वाडालुपे मेहमान नवाजी से माहौल को शांत करती है। विक्टोरिया के दादा डॉन पेड्रो तो अजनबी पॉल को एकदम गले लगा लेते हैं। उसकी चॉकलेट की तारीफ भी करते हैं। पॉल को पारिवारिक भोजन के लिए बुलाया जाता है। वहाँ अल्बर्टो उसके अतीत के बारे में पूछताछ करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पॉल अनाथ है तो वो ताना मारते हैं कि जिस आदमी का कोई अतीत नहीं उसका कोई भविष्य नहीं। वो उनकी सम्मानित मैक्सिकन खानदान की बेटी से शादी के लायक नहीं है। पॉल खुद को संभाले रखता है, अपमान सहता है, भोजन के लिए शुक्रिया कहता है और बाहर हवा लेने निकल जाता है। विक्टोरिया उसे अंधेरे में ढूंढती है और माफी मांगती है, लेकिन पॉल कहता है कि वो समझता है कि अल्बर्टो का गुस्सा कहाँ से आ रहा है। उस रात उनके नाटक की वजह से उन्हें विक्टोरिया के माता पिता का मुख्य कमरा मिलता है। हालांकि पॉल सम्मान के चलते फर्श पर सोने का फैसला करता है। एक छोटे कमरे में मैरी अल्बर्टो से कहती है कि कम से कम नवविवाहितों को शुभरात्रि तो कह दें। अपनी पत्नी की बात न काट पाते हुए अल्बर्टो मुख्य कमरे में सख्त शुभरात्रि कहने घुस जाते हैं। पॉल झटके से खुद को बिस्तर में विक्टोरिया के बगल में लिटा लेता है, लेकिन अल्बर्टो की नजर पहले ही फर्श पर पड़े कंबल पर जा चुकी है। वो आदमी कुछ और कहे बिना चले जाते हैं। अगर कोई और उनके कमरे में आए तो दोनों तय करते हैं कि साथ में बिस्तर पर सो जाएं। कुछ रोमांटिक खिंचाव बनने लगता है, लेकिन पॉल उनकी नजरों को तोड़ देता है और सो जाता है। पॉल को फिर से बुरे सपने आते हैं जिससे वो चीखते हुए जागता है। विक्टोरिया का नाम लेता है। जब विक्टोरिया उसे शांत करती है तो बाहर घंटियों की आवाज आती है। अंगूर के बाग पर पाला पड़ गया था, जैसे एक सफेद महामारी। पूरा परिवार और मजदूर बहुत सारे आग के पाइप चालू कर देते हैं ताकि गर्मी अंगूर की बेलों तक पहुंच सके। पॉल पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकता है। अल्बर्टो उस पर चिल्लाते हैं कि वो किनारे खड़ा रहे, लेकिन विक्टोरिया उसे दिखाती है कि पंखों जैसे कपड़ों का इस्तेमाल करके गर्म हवा को अंगूरों के पास कैसे खींचा और फैलाया जाता है। पॉल उसकी लय की नकल करता है, उसे काम आना है। अल्बर्टो दूर से देख रहे हैं। जब सुबह कोहरे के बीच से निकलती है तो अंगूर की बेलें बच चुकी है। अब पॉल सैक्रामेंटो के लिए जाने की तैयारी करता है। डॉन पेड्रो का अलग इरादा है। वो पॉल को अंगूर के बाग की कहानी सुनाते हुए घुमाते हैं। एक बार वाली पहाड़ी तक ले जाते हैं जहाँ पहली बेल उनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में लगाई थी। डॉन पेड्रो पॉल को बताते हैं कि एक अनाथ बस एक ऐसा आदमी है जो अपने परिवार को खोजने का इंतजार कर रहा है। अगर पॉल चाहे तो वो अब खुद को अरागोन्स में से एक मान सकता है। पॉल इस गर्मजोशी से भावुक हो जाता है और मान लेता है, लेकिन फिर भी कहता है कि वो कल फसल कटाई के दिन तक नहीं रुक सकता। डॉन पेड्रो मान जाते हैं, लेकिन पॉल को बताते हैं कि अल्बर्टो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पॉल चला जाएगा और विक्टोरिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो विक्टोरिया को दुख होने से बचाने के लिए पॉल सिर्फ एक और दिन रुकने का फैसला करता है। लास न्यूबेस में फसल कटाई किसी त्योहार की तरह आती है। विक्टोरिया का छोटा भाई पेड्रो यूनिवर्सिटी से घर लौटता है और पॉल को खुले दिल से गले लगाता है। पूरा परिवार और मजदूर अंगूर के बाग में अंगूर तोड़ने निकल पड़ते हैं। सब हंस रहे हैं और गाने गा रहे हैं। पॉल अल्बर्टो के कुशल हाव भाव देखता है, उनकी नकल करता है, अपने आप ही एक दोस्ताना मुकाबले में पड़ जाता है। दोनों लगभग एक ही समय पर अंगूरों से भरे डिब्बे उठाकर लाते हैं। माहौल उत्सव में बदल जाता है। गायक अपने वाद्य यंत्र तैयार करते हैं। औरतें बड़े लकड़ी के हौज में नंगे पैरों से अंगूर कुचलने के लिए उतरती है। विक्टोरिया को भी शामिल होने दिया जाता है क्योंकि वो अब शादीशुदा औरत है। कम से कम बाकियों के लिए तो औरतें पॉल को हौज के अंदर खींचती है। दोनों को अंगूरों के बीच साथ नाचने के लिए उत्साहित करती है। दोनों एक ऐसे खिंचाव में करीब आ जाते हैं जो उनके झूठ से बिल्कुल अलग है। बाद में रस और संगीत में भीगे हुए दोनों अकेले में चुंबन करते हैं, ऐसी बेचैनी के साथ जो उन्हें खुद हैरान कर देती है। लेकिन पॉल पीछे हट जाता है जैसे जल गया हो। वो मानता है कि वो विक्टोरिया से उससे कहीं ज्यादा प्यार करने लगा है जितना
उसने कभी किसी से करने की उम्मीद की थी, लेकिन वो अभी भी शादीशुदा आदमी है। विक्टोरिया और अपनी बीवी दोनों को धोखा नहीं दे सकता। हैरान और दुखी विक्टोरिया अपना चेहरा फेर लेती है और पूरी रात रोती रहती है, जबकि पॉल सोफे पर अकेले सोता है, सिर दर्द और इस जानकारी के साथ कि सही रास्ता कभी कभी टूटे दिल से होकर गुजरता है। उसे पेड्रो और अल्बर्टो की बैठक में हो रही बहस से जगाया जाता है। पेड्रो सोचता है कि उन्हें अपनी शराब बनाने की जगह को आधुनिक बनाना चाहिए। पॉल सुझाव देता है कि बुरे सालों के दौरान बैंक से कर्ज एक सुरक्षा रेखा हो सकती है। अल्बर्टो गुस्से से कहते हैं कि पॉल अपने काम से काम रखे। बहस के बीच अल्बर्टो कहते हैं कि पॉल और विक्टोरिया असली शादीशुदा जोड़े जैसे नहीं लगते, खासकर अब जब पॉल सोफे पर सोया था। पॉल अपना बचाव करता है कि विक्टोरिया की भलाई उसका काम है, क्योंकि वो उसकी परवाह करता है। जाने की तैयारी करते हुए पॉल देखता है कि विक्टोरिया पेट पकड़कर दर्द में है। वो उसके पास दौड़ता है और एक और रात रुकने की पेशकश करता है ताकि उसे अपने पिता के साथ तनावपूर्ण बहस से गुजरने में मदद कर सके। लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है, कहती है कि ये शुरू से ही उसकी समस्या नहीं थी। वो चली जाती है और पॉल उसका पीछा करता है, लेकिन पीपों के भंडारण वाले कमरे में उसे अल्बर्टो मिलते हैं। अल्बर्टो एक बार फिर पॉल को याद दिलाते हैं कि विक्टोरिया से शादी के बावजूद वो कभी अंगूर का बाग हासिल नहीं कर सकता। पॉल जवाब देता है और पूछता है कि क्या अल्बर्टो अपनी बेटी से प्यार भी करते हैं। अल्बर्टो जोर देते हैं कि वो मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो पॉल उन्हें बताता है कि वो इसे दिखाना शुरू करें। विक्टोरिया बहस सुन लेती है और शामिल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अल्बर्टो इतने नियंत्रण करने वाले क्यों हैं या पॉल से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अल्बर्टो अपनी जगह पर अड़े रहते हैं, लेकिन उनकी बेटी अब उनके गुस्से से थक चुकी है। वो पूछती है कि क्या उसे पारिवारिक संपत्ति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अल्बर्टो कहते हैं कि वो सिर्फ सच चाहते हैं। पॉल एक बार फिर जाने वाला है। डॉन पेड्रो उसे अपनी बनाई हुई शराब पीने के लिए राजी करते हैं। दोनों साथ में नशे में हो जाते हैं और एक रोमांटिक लातिन गाना गाने लगते हैं। डॉन पेड्रो पॉल को गाने के बोल सिखाते हैं ताकि वो विक्टोरिया की खिड़की के नीचे से एक बैंड के साथ गा सके। पॉल कच्ची लेकिन दिलमोल आवाज से गाता है जो हर कमरे से नींद खींच लेती है। यहाँ तक कि अल्बर्टो भी सोचने लगते हैं कि शायद वो पॉल पर बहुत सख्त रहे थे, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये आदमी सच में विक्टोरिया से प्यार करता है। डॉन पेड्रो कहते हैं कि विक्टोरिया के स्वीकार करने का निशान ये होगा कि उसके कमरे की बत्ती जल जाए। जब आखिरी सुर काम कर खत्म होता है तो खिड़की अंधेरी ही रहती है। पॉल हार कर चला जाता है, लेकिन फिर देर से रोशनी दिखती है। पॉल जो कर्तव्य में उम्मीद से भी ज्यादा विश्वास करता है, फिर भी जाने का फैसला करता है। वो अगले दिन फसल के त्योहार में पहुंच जाता है, क्योंकि बस वहीं से जा रही थी। इस बीच विक्टोरिया और उसका परिवार शराब के आशीर्वाद के लिए पहुंचता है जो फादर कोटरी कर रहे हैं। विक्टोरिया पॉल को देखती है और शुभकामना के लिए शराब के 2 गिलास लेकर उसके पास जाती है। अल्बर्टो शामिल होते हैं और पादरी को पॉल से अपने दामाद के तौर पर मिलवाते हैं। उसी शाम शादी होने की घोषणा करते हैं। हैरान पॉल विक्टोरिया से धीरे से कहता है कि वो ये झूठ जारी नहीं रख सकते। विक्टोरिया सहमत होती है कि वो खुद सच बताएगी। परिवार के पास लौटने से पहले पॉल उसे अपना तमगा देता है जो उसके बच्चे के लिए है। फिर विक्टोरिया अल्बर्टो के पास जाती है और गर्भावस्था और ये बात बताती है कि कोई पति नहीं है। जब परिवार ये खबर समझ रहा होता है, पॉल उत्सव से बाहर चुपके से निकल जाता है। वो फ्लोरिडा के लिए सवारी ढूंढता है। वहाँ वो फिर से सोते हुए बुरे सपने में चला जाता है। उसमें वो और विक्टोरिया एक बच्चे के साथ हाथ पकड़े हुए हैं। तभी एक धमाका होता है। वो चौंक कर जागता है, अभी भी गाड़ी में ही। वो आखिरकार बेटी के घर पहुंचता है। जब वो अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है। बेटी बिस्तर में किसी दूसरे आदमी के साथ है। बेटी पॉल को क्रूरता से नहीं बल्कि ठंडेपन से बताती है कि पॉल जो जिंदगी चाहता है वो जिंदगी वो कभी नहीं चाहेगी। उसने पहले ही शादी खत्म करने के कागजात भर दिए हैं। पॉल को उन पर दस्तखत कर देने चाहिए। पॉल कागजात हाथ में लेकर निकल जाता है। पहले तो सुनने लगता है, लेकिन जल्दी ही खुशी लौट आती है, क्योंकि अब वो विक्टोरिया के पास वापस जा सकता है, क्योंकि अब वो अपनी शादी से आजाद है। वो तुरंत नापा की तरफ सवारी ढूंढता है। जब तक वो लास न्यूबेस पहुंचता शाम हो चुकी होती है। अल्बर्टो अपने लोगों के साथ शराब में डूबे हुए हैं, घायल अहंकार से कमजोर है। पॉल उन्हें जगाता है और खुलकर विक्टोरिया से शादी करने की इजाजत मांगता है। वो वादा भी करता है कि वो उस बच्चे का पिता बनेगा जिसे विक्टोरिया पेट में लिए हुए है। अल्बर्टो गुस्से में उसे याद दिलाते हैं कि वो शादीशुदा आदमी है। पॉल के शादी खत्म करने के कागजात दिखाने के बावजूद अल्बर्टो अपनी बंदूक मांगते हैं। फिर भी खाली हाथ वो पॉल से लड़ने की कोशिश करते हैं। पॉल आसानी से उनके हमले टाल लेता है। झगड़े में अल्बर्टो पॉल की तरफ एक तेल का दिया फेंकते हैं। निशाना चूक जाता है और अंगूर के बाग के किनारों पर आग लग जाती है। आग तेजी से एक पेड़ से दूसरे पर फैलती है। जल्दी ही पूरा मैदान जलने लगता है। पॉल तेजी से हरकत में आता है, अपनी जैकेट को पानी में भिगोता है और आग बुझाने की कोशिश करता है। जल्दी ही पूरा परिवार
और मजदूर पहुंच जाते हैं। विक्टोरिया भी अपनी हैरानी को किनारे रखकर पॉल के साथ आग रोकने में शामिल हो जाती है। परिवार और मजदूर जो बचाया जा सकता है उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। पेड्रो जो कोशिश में शामिल हुआ था, दुर्भाग्य से उसके कपड़ों में आग लग जाती है। वो घबरा जाता है। भयावह चीखों के बीच पॉल अपने कपड़ों को पीपे में भिगोता है, गर्मी की तरफ दौड़ता है जहां पेड्रो है। पॉल उसे गीले कपड़ों में लपेट देता है और उसकी टांगों पर लगी आग को बुझा देता है। अल्बर्टो जो पहले सदमे और पछतावे से स्तब्ध थे, अब पंक्तियों में भागते हैं। डॉन पेड्रो उन्हें वापस खींच लेते हैं। आखिर में आग इतनी फैल चुकी थी कि रुक नहीं सकी। पूरे लास न्यूबेस को निगल गई। रात खुद को जला देती है। सुबह बिना दया के कीमत दिखाती है। काली ठूंठ जहां कभी हरी नदी बहती थी। चैपल की पहाड़ी पर धुएं के निशान। अरागोन परिवार और मजदूर सब रोते हैं। एक ही रात में अपना घर और रोजी रोटी गवाते देख डॉन पेड्रो दुख मनाते हैं जो उन्हें लगता है खो गया। सिर्फ फसल या एक मौसम की कमाई नहीं, बल्कि परिवार की पहचान की सच्ची जड़। सबको लगता है कि पहाड़ी की चोटी पर लगी प्राचीन बेल जरूर राख हो गई होगी, बाकी सब चीजों के साथ। दुखी परिवार को देखकर पॉल तय करता है कि वो ये करे जो बाकियों के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। वो फावड़ा लेकर पहाड़ी पर चढ़ता है, राख में घुटने टेकता है, सावधानी से हाथों से खोदता है, तब तक जब तक वो प्राचीन बेल की काली पड़ी जड़ को जमीन से उठा नहीं लेता। वो मरी हुई दिखती है, जली हुई छाल पुरानी छाल की तरह उधड़ रही है, लेकिन फिर भी वो उसे नीचे अल्बर्टो के पास ले आता है। पॉल उनसे कहता है कि इसे काट कर देखें कि क्या आग पौधे के भीतर तक पहुंच गई है। बुजुर्ग आदमी पॉल को एक पल घूरते हैं, फिर घबराहट से अपना चाकू निकालते हैं, जली हुई छाल की एक पट्टी काटते हैं, उम्मीद की एक रेशमी पर हांफते हैं। भीतरी हिस्सा आग से बच गया था। जिंदगी का वो छोटा सा टुकड़ा उनके चारों ओर इकट्ठे लोगों में हिम्मत बहाल करता है। डॉन पेड्रो चिल्लाते हैं कि लास न्यूबेस अभी खत्म नहीं हुआ है, हंसी के साथ जो अभी भी शुक्रगुजार आंसुओं से भरी है। अल्बर्टो पॉल को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ते हैं। अपने पहले के गुस्से और बुरे व्यवहार के बावजूद वो आखिरकार मान लेते हैं कि पॉल बहादुर दिल वाला अच्छा आदमी है। शुक्रिया के तौर पर वो जड़ से एक जिंदा टुकड़ा काटते हैं, पॉल को दोबारा लगाने के लिए देते हैं। नौकर की तरह नहीं, बल्कि परिवार की तरह। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो अल्बर्टो अब पॉल में रखते हैं, अपने परिवार को उनकी विरासत, उनकी जमीन और उनकी रोजी रोटी को बहाल करने में मदद करने के लिए। खोज के बाद की खामोशी में पॉल विक्टोरिया का हाथ पकड़ता है, उसकी उंगली में असली अंगूठी पहनाता है। परिवार, औरतें, मर्द, मजदूर जिन्होंने उत्सव मनाने का हक जीता है, जोड़े को चीयर करते हैं जब वो अपने वादे को चुंबन से सील करते हैं। दिन पहले का पादरी का आशीर्वाद याद में गूंजता है। गायकों के पास बजाने को कुछ नहीं बचा, मैदान खाली है। फिर भी उम्मीद मूड से कम और कर्म की तरह ज्यादा महसूस होती है। जो बचा है उसे लगाने का जानबूझकर किया गया काम, धैर्य से उसकी देखभाल करना जब तक नई फसल न उगे। फिल्म पॉल के साथ खत्म होती है। वो जो युद्ध से वापस लौटा था, मानता था कि उसके पास कोई नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ एक वादा जिसे वो निभा नहीं सका। अब वो अपने उन सपनों को जीने लगता है जो उसने युद्ध में लिखे थे, लास न्यूबेस में एक नए परिवार के साथ।